उसमें हमने यूज किया था। नेक्स्ट प्लीज। ये अलग अलग ढेर उसमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट। इस मशीन को भी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब इसको विजिट करने आए थे, देखे थे। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू मैम। पास है जी। आज जब कंपनी का पीरियड पूरा हो गया, यदि हम स्विच ओवर करते भी हैं तो एक तो हमें ये कोड नहीं मिलेंगे, तो एक डिपेंडेंट हो गया है कंपनी के ऊपर। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी, सो टिल वी रन ऑल द सिस्टम वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर कंपनी। हमारे यहाँ 10 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल तक उसको मेंटेन करना है। उसके बाद रिन्यूअल क्लॉज भी उसमें है। और उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी जो लाभ है वो ये है कि किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो टैक्स है वो गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। हमने जो टैक्स कलेक्टिंग मशीन लिए हैं, टैक्स कलेक्टिंग मशीन से मोहरे जो है फील्ड में जाता है, उसको मान लीजिए 1000 रुपये लेता है तो 1000 सीधे हमारे सर्वर में एंट्री हो जाता है। वो तो सर्वर में एंट्री होने के बाद गड़बड़ नहीं कर सकता वो। ये बेसिक उसका बेनिफिट है। हाँ, नहीं उसको ऑनलाइन नहीं ट्रीट करते। ऑनलाइन नहीं। देखिए क्या है कि यहाँ पे एक टेंडेंसी है कि जब तक मोहरी नहीं जाएगा तब तक पैसा नहीं देगा। हमको उस टेंडेंसी को सुधार नहीं सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि वो 500 रुपये जो आता था उसको 1000 रुपये से बांध सकते हैं, क्योंकि वो 1000 रुपये हमारा ऑनलाइन दिख रहा है। वो गड़बड़ी करेगा तो तुरंत पकड़ में आएगा। वो पकड़ में आ गया तो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट। पहले टारगेट तो वही है, उसके बाद लोग धीरे धीरे उसमें ऑनलाइन में आएंगे। थैंक यू जी। आपने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और लैंडफिल साइट पर जाके उसका डिस्पोजल जी सब आपने आउटसोर्स कर दिया है। तो जो नगर निगम के स्वीपर्स हैं, जो उसमें लगा अमला था, उसका क्या हुआ? क्या उसका सर हमारे यहाँ 70 वार्ड हैं, 70 में से 53 वार्ड हमने आउटसोर्स किए हैं। जो 950 कर्मचारी है उसको हमने 17 वार्ड में लगाया है। और हमारे जो ट्रैक्टर वगैरह है उसको 17 वार्ड को हमने आउटसोर्स नहीं किया है, ताकि हमारा जो कैपेसिटी कम थी उसको हमने आउटसोर्स किया है, पूरा नहीं किया। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Can we request Gujarat to make a presentation? हाँ। Morning to all of you. I'll begin with some state level data. Till the time they open the presentation, I would like to start with the basic question that we all are discussing about municipal cadre. The history of local bodies in Gujarat state goes back as far as the history of state itself. मतलब state के साथ ही local bodies existence में आ गई थी और तभी से उसको सारे functions जो है transfer किए गए थे। लेकिन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, स्पेशली बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, वो काफ़ी कैपेबल है। ए क्लास की म्यूनिसिपैलिटीज़ भी कैपेबल है, लेकिन हमारे जो छोटे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो छोटी है उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और वो कैपेसिटी में फ़र्क दिखता है, हमें भी दिखता है। लेकिन एक जो अच्छी बात हुई है हमारे यहाँ, वो 4 म्यूनिसिपल कार्डर्स ऑलरेडी हमारे यहाँ थे, जिसमें जो म्यूनिसिपैलिटी को हेड करता है वो चीफ ऑफिसर, अकाउंटेंट, इंजीनियर और मेडिकल ऑफिसर। ये कार्डर्स पहले से थे और उसके बाद हमने और 4 नए बनाए, जिसमें फायर ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सॉलिड वेस्ट मैनेजर, वो लोग सब इसमें आ गए। तो वी हैव बीन ट्राइंग टू बिल्ड कैपेसिटी। और 2004 onwards, urbanization received a very big push. Can you go to the next? Yeah. So if we see, we have at present 159 municipalities and 8 municipal corporations, 1 mega city Ahmedabad, and 3 million plus cities of Surat, Baroda and Rajkot. As against 31.16% of urbanization in India, in state we have 42.58% urbanization. और अगर हम पेरिफेरी एरिया को ध्यान में ले तो इट इज़ ऑलमोस्ट 50%. इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ लैंड्स मास. और जीडीपी में एज वी सी एवरीवेयर contribution of urban area is much more. I want to just say that urban
अर्बन प्रोग्राम को पुश 2004 से लगातार हमारे यहाँ मिलता रहा है. वी स्टार्टेड विथ ई गवर्नेंस इन 2004. 2005 में अर्बन एरिया में पूरा सैनिटेशन का एक मास लेवल का प्रोग्राम आया, जिसमें देयर वर 8 components including energy audit and water supply projects. Thereafter, state sponsored, we had basic civic amenities facilities ka a big 7,000 crore program, and since this year, for next 5 years, we have another infrastructure projects for urban area, which also includes social infrastructure like education, public health, and all these components like marketplaces, and all these components are also included. So I will start with e-governance at state level. Ji ma'am. Fastest growing cities is population growth. Yes ma'am. It's also because of migration plus growth of the city itself. So as I have said, we started with e-governance all over the state in urban local bodies in the year 2004. Before that, Ahmedabad and Surat started e-governance initiative much before, some of them way back in 1985. But this was for the first time that it was in the entire state that e-governance initiative was taken, and state government came out with detailed guidelines. They provided grants for application software, hardware, procurement of system softwares, and database creation and its maintenance. Trainings were given to urban local bodies, and guidelines also were issued. Next please. So the common modules that we started with were area-based property tax system, which is there in all the urban local bodies. All the property tax demand and collection are being done by IT application. Then accrual-based double entry system has also been implemented in all the urban local bodies, including all the municipalities. We have also implemented geospatial municipal information system. It provides us a very good database for planning. We have Bhaskaracharya Institute, so we have entrusted the entire work to them, and we have now a very systematic implementation of data validation and periodic updation of all this data. For solid waste management, we have a very good system. Already these bigger corporations have done quite well, but even for municipalities, we have a super cluster and cluster approach, where on the basis of financial and technical and administrative viabilities, we have grouped municipalities into cluster, and solid waste collection is being done in these clusters, and their processing is also done in this cluster, out of which mainly what we are doing is vermicompost, and we have also enrolled NGOs in this work, and they do most of the marketing part and also share, collect the revenue and share revenue with the ULBs. So that is a very good system of solid waste management coming up also in municipalities. Performance appraisal and MI system has been put into place in Director of Municipalities and also at SLNA. Project and grant utilization monitoring is being done by Gujarat Municipal Finance Board. City civic centers have been implemented in 2004, and now we have a very systematic performance assessment system that will be very interesting to see. Next please. The services prioritized are the same as JNNURM. So from the very beginning, a state government took an approach that reforms we will implement first. So even this e-governance related reforms were implemented quite early in Gujarat, and all the municipalities have all these 8 modules functional. Next please. So I'll come straightway to performance assessment system. Now this is basically, actually this is a requirement under JNNURM also, but implemented in a very limited cities. But we have implemented in the entire state of Gujarat. There are basically 14 service level benchmark criteria, and data are collected for all those 14 service level database from all the municipalities. There are some criteria devised, and on the basis of those criteria they are analyzed, and then we set target for the next year, and then we monitor how much of this criteria have been met,
and what should be the next plan of action. When we plan for urban development projects, then we consider those criteria. Next please. So as I have mentioned, this has been initiated by MOUD. I'll go to the next slide. So this is the data collection being done. This is every year we do this exercise for 1 month. We collect all the data from municipalities. This data are revalidated and then analyzed. And then we look at the compliance part of it, and then we come out with targets for the next year, and officially we notify in the official gazettes. Next please. So I'll just take one example. This is for water supply. We have 14 such services. I'll give example of water supply. Now we have this system for Jethpur municipality. So there we have everything. What is the water distribution system? Where is the source? Where the water is being treated? All these things are there. Next please. Next. Yeah. So we look at the data being maintained by the municipality, whether there are any gap or not, what tests have been conducted, where are the gap within the system. All these things are taken into account, and they are then counseled where they need improvement. Next please. And these are the suggestions given to them, what should actually be the system and how they should improve upon that. Next please. And then also it also takes care of cost recovery, which is very, very important. So actually they did not understand the concept of cost itself, but they were explained what exactly consists of cost. It consists of raw water charges and everything A to Z, from procuring raw water till distribution. Next please. Next. So they are shown what they are able to recover and what they are not able to recover, and what components are left out from calculating cost recovery. Next. So this is, this shows the gap, that cost recovery present on demand and cost recovery on actual collection. So they are explained the gap between the two, and they are explained that they need to increase that much gap. Next. So again, this is again similar components to explain them where they need to strengthen their services and cost recovery part. Next. So here again we are exploring how revenue improvement can be strengthened. Next. Next. I think Ahmedabad sir will do, so I'll skip those slides. We'll go to Surat. Next. Yes, please stop here. So now what I showed for water supply, we have similar module for solid waste management, for public grievance system, and other 11 services. So in all there are 14 services, and this kind of analysis is a big help. I think ma'am also referred to it in the beginning when you were talking about World Bank developed software. So it is even a way ahead, one step more than that, but this is very, very useful, and it gives us a complete database with complete analysis, which is constantly updated annually. So Surat also has implemented all those modules, but what I will just talk about what it has done in addition. So they have a very elaborate system of mobile governance at Surat, and they are taking into consideration mainly the social aspect, like vaccine alert system, and by that they have been able to take care of all the 6 types of vaccination, and vaccination coverage has improved drastically. It also shows that 50% of total birth registered. So once the birth is registered, they start sending pre-structured SMSs, and they have sent over 8 lakh SMSs so far. Next please. Looking at its success, they also started, they increased, they upscaled this mobile governance, and they started implementing property tax outstanding amount at the start of every year, and also owner and occupancy details and outstanding amount and status of any complaint. Next please. Again they started e-pay service, which is online payment, and they
devised this in partnership with a number of banks, and because of that they have number of modes of payment through credit card, debit card, net banking and all those things, which has been very, very easy for the payers because they made the interface very, very simple. It does not cost anything extra to the payer. Payer doesn't have to come to the office. So these are some of its advantages. And over 89 lakhs have been collected like this. Next, please. Similarly, e-tendering. Every municipality or every corporation has its own e-tendering. Moreover, state government also has its own n-procurement site. In Gujarat, most of the tenderings are being done at municipality level. We just, for the smaller municipalities, we issue guidelines and we guide them how to do the tendering process. Otherwise, all big corporations, they do on their own. Even smaller corporations do on their own. Building plan approval system that we have already talked. It is web-based application software with all GDCR, that is general development rules given on that website. So parameters are quite well defined. So any architect or any developer, if he prepares his plan as per those parameters and provides with all the documents for low-rise building permissions, it is very quick and online. Next, please. Now we will also talk about Rajkot a little bit. So Rajkot has a very well integrated model of e-governance. It shows all the modules right from birth and death certificates to water charges, property taxes, drainage system, monitoring of drainage system, theatre and vehicle tax. So our entire tax collection has been taken in its net, all kinds of registration, all kind of issuance of certificates and all kind of important permissions. Everything has been integrated. Next. So they have threefold services. One is multi-utility services, which they have decentralized with a number of zonal offices and 24/7 call centers, online payment of dues. Then they have website-based services, which is like birth and death certificate. Any applicant can log into that website and obtain those certificates. Similarly, or other RTI status and everything can be known online from the website. And they also tied up with post office. So they tried to decentralize as much as possible. So this is a very good model of further decentralization at zone and ward level. Next, please. Again, it shows the integration of how various services have been integrated on management side, on interactive side, and on payment reminder side. So alert service and other services. Next, please. So this shows the effectiveness of citizen service location wise, how it has improved. So we can see that in 2006-07, it has just started beginning, like some modes of location were more preferred, but when we come to 2012-13, all the types of locations have become very favorite and they are fully utilized. Number of users also kept on increasing. We see a very good increase in the year 2008-09 and then again 11-12 and 12-13 also we are seeing a good increase in the users. Mobile governance, again they also have mobile governance system, and 2011-12 is one of the most effective years. No ma'am, 12-13 is not the entire year yet. So it's just part of the, yeah. So, okay, ma'am's question is why 12-13 is smaller in every chart. That is because 12-13 year is not complete. It is not even half year data. It is rather 4-month or 5-month data. So, next please. So the impact on citizen is very good. But when we talk about urban governance, this kind of ICT application helps a lot in the sense that it actually empowers the citizens and the employees. With a lesser number of employees, we can deliver actually quite a lot. We can systemize a lot, and we have everything online, all the data online. Whenever we ask for some planning or monitoring, everything is online. And we can see that the distance, if we see the distance, now the increase in the number of centers
is very good when we come to 2011-12. So in 2006-7, for every 9 kilometer they were providing some center. When we come to 2012-13, it is at every 1 kilometer they are providing so many centers. So it's very well decentralized model of urban governance. Next please. So again, like when we talk about its impact on internal administration, there is a lot of reduction in operating cost. So actually when we talk about financial viability, it is not always that we generate more revenue, but if we reduce our cost or reduce our expenditure, that is also helps a lot in making things viable for the municipal corporation or any municipality. Again, citizen becomes much more loyal. I mean, they have that satisfaction, they have that sense of belongingness, and they really pay very regularly when they are given good services. If we see collection of taxes, we see a marked increase when we compare between 2005-6 to 2012-13. Next please. So these are again some of the facts which shows that how it is becoming more and more popular. Next please. There are some problem also to create more awareness among citizens, because they are going more and more decentralized. Many times citizens are not aware and they travel and then they come to know, I could have done that right at my doorstep. Then creating logical group of services based on application, that this is very, very important. As we create more ICT application, it is very important that we integrate them and we do away with the obsolete system and we come out with updated database and system. Sometimes there is opposition from employees also, especially where it involves more transparency and immediate payment collection and all that. At times we have some opposition from employees also. There are language issues like SMS and all can be done mostly in English and not in local language. So these are some of the problems that we face. Next. Almost ho gaya. Just one last point is, under JNNURM, our project for Ahmedabad has been approved. So what we are trying to do is we further strengthen Ahmedabad e-governance administration, and we are trying to roll that in all the ULBs of our state. So that's all. With all this, thank you very much. You are estimating in Gujarat, which has 43% of the urbanization, a GDP of contribution of 56%. Could you little dwell upon it, how you have calculated, because we are struggling at the state level, how we can ignite the economy through urbanization. So can you dwell upon it? Gujarat has a very good manufacturing base. So what we are seeing is that industries and other things, they come up in the peri-urban area more than the city itself, because the land value is much higher in city. So they prefer to be in peri-urban area. And we have this development authorities also, whose jurisdiction is beyond corporation area. So they provide facilities. So that's why when we compare with contribution of urban area in Gujarat vis-a-vis national level, in Gujarat we find it little lower, because many industry come in peri-urban area. But with our urban development authorities, we provide services there also, so there is a good connectivity. Like if we talk about transportation, urban transportation, Ahmedabad, the model is known everywhere. It is very successful model, but our other cities, even municipalities, are also well connected. There are PPP projects running in transportation in smaller corporation like Bhavnagar and some of the municipalities, some 15 municipalities like Vapi and all, they have a very good transportation facility. So this kind of transportation facilities and other basic civic urban infrastructure helps a lot. Moreover, we have GIDC, Gujarat Industrial Development Corporation. So they have also done a very good work, and there is lot of integration between GIDC and urban infrastructure provision. But so, you know, I agree with the question that has been raised, and you've answered it very well. But my suggestion to you will be,
that you should not limit the urban contribution to what in quotes is called urban. Yes, ma'am. But you must include the contribution of these peri-urban areas. Yes, ma'am. Otherwise, it's giving a very wrong picture. Because actually, when they do at the CSO, they make an estimate of urban GDP. It doesn't go by what is technically called an urban agglomeration. Yes, ma'am. So you should actually, we'll be very happy to work with you to break this, because we've been after the CSO saying, make a good estimate of the urban GDP. Yes, ma'am. And if you like, someone from my team would be very happy to come. Sure, ma'am. And in Ahmedabad, I would very much like to do that. Yes, ma'am. How to develop the concept. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Respected Dr. Ahluwalia, Principal Secretary to Madhya Pradesh, Mr. Pariyar, and some of the chairman of some of the municipal bodies from Madhya Pradesh, and dear friends. At the outset, I must confess that I really benefited a lot by attending these deliberations, by coming across certain new experiments that have been happening in Maharashtra and Chhattisgarh. I will also take this opportunity to bring this to the notice of particularly Dr. Ahluwalia, who is a champion of the urban agenda, and to the Principal Secretary and others, that we are talking about capacity building, but how do you build capacity? First, the important question is of structure of the municipal corporation. Unless you look at the Maharashtra and the Gujarat Municipal Corporation Act, I don't know who the lawmakers were. They must have framed one of the best urban enactments I have come across. This brings tremendous, everything other than the city police is looked after by the municipal corporations in the municipal corporation areas of Gujarat and Maharashtra. If you do not have a structure which allows you to recruit people independently, if you do not have resources which are independently yours without under anybody's control, you cannot have an urban local body which will actually take care of the rising needs of an urban population. To give an example, today when I was coming back from the airport, my licensing officer, he is a Madhya Pradesh State Engineering Service officer on loan to the Bhopal Municipal Corporation. I asked him, why is the city not recruiting its own engineers? He said the city doesn't have enough resources to pay salaries. So in a way, government of Madhya Pradesh, or for that matter governments of many states, are actually underwriting the expenses of the municipal corporations without creating an enabling environment in which the municipal corporations can bring their own setup or be powerful. So having said that, we must realize that then the other important thing I wanted to bring to the notice of Madam is that we need to have a very reliable combined database for all the urban local bodies of the country. For example, if somebody today wants to do a SCADA system in a municipal corporation, he has to do the entire research himself at the corporation level without knowing that several cities in the country have done it. If we, for example, I didn't know, I thought Bangalore is the only city in the country which has got a GIS based property tax system. Today I realize many cities in the country, at least the people who are assembled here, have gone for a GIS based property tax system. If we know that, then what happens is the cost of procurement and the cost of doing the R&D internally before you come out with a techno-commercial model becomes less. With this background, I would just quickly go through some of the important activities of Ahmedabad Municipal Corporation related to e-governance. Just a few basic facts. It's the 7th largest city in the country, largest in Gujarat, and population density is around 11,948 per square kilometer, and the area increased tremendously from 192 square kilometers in 2001 to 466 square kilometers in 2006, thereby actually adding to our problems, because as it is, no city can claim to be adequate to provide services. Here there is a fourfold increase in size and population without a commensurate increase in resources. Then the GDP is 59 billion, but madam, I would request you and I would request ICRIA's help in actually measuring the GDP of the city. If it is done well from Ahmedabad, maybe probably it will be a model for the other cities in the state also. And this is the third fastest growing city as per the Forbes magazine reckoning. This is based on GDP growth and economic activity. Next please. Next.
This is a very old municipality, started in 1857. Sardar Patel incidentally was a mayor of Ahmedabad city those days. Next. The objectives of e-governance are well known to everybody. I would only state one reason, that apart from statutory enactments to bring down corruption and control corruption, to my mind, based on the experience that I have of working for more than 25 years in public service now, if you can reduce individual discretion amongst officers, that will lead a long way to reduce corruption in the public service. And all of us know that e-governance probably empowers citizens with information and also reduces discretion available at everybody. For example, in Ahmedabad city, we have nearly several auditoriums and community halls and stadiums and things like this. People earlier, before the introduction of IT, people used to have, normally you needed to know the mayor or the standing committee chairman or the municipal commissioner or some senior officer to get a hall for booking for your daughter or son's wedding. Today it's an online booking. Neither the mayor nor the commissioner can also influence the booking of a hall. A simple thing like this removed corruption of booking of halls by at several levels which were existing earlier. Next. We were the first in the country to cover a range of municipal activities and services like birth and death, building plan, primary health, and here in building plan it is basically computerization of records and submission. We do not do online building plan approval of any size of building in Gujarat. Then in 2002 we started the first civic center at Law Garden, and civic center I will explain later. It is a basically one-stop facility for the citizen to access municipal services. And then we have added a lot of inventory software modules like inventory management, financial accounting system, payroll and personnel, and computers in municipal hospitals, medical colleges because we unfortunately run 2 medical colleges and there are a lot of NRI seats and all, so there also transparency is required to give admissions. Next please. These are some of the important citizen-centric services. City civic centers, we'll see what we do there. Self-assessment of property tax, online payment of property tax, complaint redressal system, and extensive use of IT systems with our BRTS. Next. City civic centers, basically there is a total solution provider appropriated to GIL, and today we have how many? The first one was in 2002. Today we have 50 city civic centers, and almost all the departmental activities are computerized, and services like property tax, professional tax, birth and death registration. We have started the marriage registration also through this. Health licenses, hawkers license, RTI and building plan permissions are offered at the city civic center. So which means you walk into that like citizen centers elsewhere. Next please. So these are the facilities which are available there. Property tax, TDO fees, hall booking, right to information, restaurant licenses. Next please. These are the obvious benefits which come out of city civic centers. It's any location, you don't have to go to the civic center necessarily in your ward or where you're staying. There's a 24 hours intranet access for AMC information. AMC is more responsible and transparent, and it has better understanding and goodwill from the citizens. Next. Self-assessment of property tax, we have discussed that you can view online your tax status through the website, and you can, this is a property tax system. What we have, as Mona explained, that we have an area-based approach. Next please. Next please. This is the online payment of property tax. This is only through banks. We have still not considered debit cards and credit cards. Next. This is a secure system. Today, till now, we introduced it in September 2011. So far, we have collected 5 crore out of it. It is still not very popular because of many reasons, but the system is good. And the younger crowd actually is paying more, using this more, the younger professionals. Next. Complaint redressal system. Probably the reason why we exist in a municipal corporation is because we must attend to citizens' complaints. That is where we fail miserably. So complaint redressal system is something which where the IT, we are now going to try out a new system. Why I am saying just an IT system won't help, because in Ahmedabad there was a web-based citizen complaint system.
And when I joined there in July 2011, I was not aware of it. I thought only the manual system is there. Since I respond to a lot of emails, I started receiving 200 to 300 complaints through emails to me. Then I was wondering, if you have a web-based citizen complaint system, why is it that so many people are coming with such simple problems on mail to me? Then I realized, to my horror, that ever since its inception in 2008, nobody has bothered to see whether the complaints that are registered online are being replied to or not, are being complied with or not. So why I am sharing this with you is, Ahmedabad Municipal Commissioner is always of the rank of a Principal Secretary, and very, very good people have worked there as a Municipal Commissioner. It's one of the most progressive cities I have come across. If there this can happen without anybody raising a finger, without anybody complaining, so just the adoption of an IT-based system is not going to help unless you have somebody monitoring it very high, at a very high level, and being monitored regularly. Now we have studied some of the IT-based complaint handling systems. We have recently approved a model, which I'll explain briefly, which I'll explain a little 1 or 2 slides later. And because of the code of conduct, we could not place orders, but I hope that it will, well, I'm told it will take 4 to 5 months to, because we have all the hardware in place, we have the connectivity in place, it's only the new software and training that is required to be done. And I hope this will be a much better system than the previous one we had. Next. So the essential features of the new system would be that you can lodge complaints through a call center, phone, email or SMS or website, or even visit a ward office in person. Why we have kept the manual visits still there? Because a large number of people do not have access to any IT-based services in the city. And and also we feel very comfortable if we can go and angrily demand a facility before a civic center rather than doing something online. And the officer needs to resolve a complaint, and we have now identified which kind of complaints need to be complied with urgently, and something like a citizens charter. It's a part of that. For example, an animal carcass lying on the road, it should be lifted as immediately as possible. We probably have given 6 hours time there. But a street light light which is not working, it should be done in 1 or 2 days. Drainage overflow, water complaints should be done in 2 days. Whereas certain others which are capital nature, it goes into a different level and their higher time would be required. Then the officer, this third bullet is the most important. The officer needs to resolve a complaint with a specified this thing. If a citizen is not satisfied, he can request to reopen the complaint, and if the complaint is not redressed, then the system shoots off an SMS to officers above the specific officer who is supposed to do that. Next, please. This is a new system being considered, so we have not yet implemented it. On the basis of whatever experience of municipal corporations I have, I thought it's an improvement upon whatever I have seen elsewhere. But as I said, the taste of the pudding lies in eating it. So let's implement it. A year down the line, we may compare and talk about this. Next, please. In Ahmedabad, Janmarg, those of you who have visited, there is a very extensive use of IT technology there, and some of the passenger information systems, vehicle tracking system through GPRS, electronic fare collection system, area traffic control systems, traffic signal management, almost all the IT features of a metro service are present in the BRTS. So that is of that high level of IT applications in BRTS. Next, please. You cannot enter the bus stand without a ticket. So gates won't open, and you cannot enter the bus also without that. So it's a closed bus system. You take the ticket, then the flap opens, then you enter the bus stand. The electronic fare collection, passenger information system, LED displays, audio announcements. Next, please. These are some of the benefits that have come. Mona showed it for the whole state, but this is for the city from 2002-3 to 2011-12. Next, please. These are some of the awards. Can you just quickly run through some of the photographs, and then I want only one more slide I wanted to show. Next, please. Sorry, the previous one. Yeah, and another important thing which we are doing, which she mentioned about on the JNURM, this 38.38 crores. What happens is, since many of these software applications we have developed over a period of time, these are all of them standalone kind of softwares. Under JNURM, what we are proposing is, we will bring it to a common platform, integrate it further, make it more seamless, and this is a 38.38 crore project that has been approved.
The consultant has just been appointed, and this should be implemented within 6 to 7 months' time. Thank you so much. अच्छा, आपके कमिश्नर साहब हैं, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे। हम लोग समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। और जी मैम, और कुछ बातें प्रमुख सचिव महोदय ने और माननीय मंत्री जी ने भी कह दिया है, तो हम कोशिश करेंगे उसको हम कम दोहराएं। हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें रिफॉर्म्स को फोकस किया है, और हमें ये एडवांटेज रहा है कि हमने गुजरात और महाराष्ट्र और कुछ और जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, जो पहले से अर्बनाइज्ड हैं, जहाँ पे शहरीकरण काफ़ी हो चुका है, उनकी गलतियों से भी और उनके अच्छे कामों से भी हमने सीखने की कोशिश की है। तो देर से शुरू करने का ये फ़ायदा है कि हम उन गलतियों को अब दोहराएंगे नहीं और उनकी अच्छी चीज़ों को हम जल्दी सीख सकेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, 7.25 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। मेरे स्लाइड अंग्रेजी में है, मैं बोल हिंदी में रहा हूँ ताकि दोनों तरह के लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। ये 27.6% लगभग यहाँ का अर्बनाइजेशन है। कुल 377 शहर हैं, जिसमें 360 में अर्बन लोकल बॉडीज़ काम कर रही हैं। 17 शहर ऐसे हैं जिनको बनाने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, लेकिन वहाँ पे अभी अर्बन लोकल बॉडी का गठन नहीं हुआ है। कुल 33 टाउन्स हैं, 33 शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, 4 शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, जिनको मिलियन प्लस कहते हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। जीडीपी का एक यूएनडीपी डॉक्यूमेंट में अनुमान 57% यहाँ का दिया गया है, और आपकी ही कमेटी ने जो पूरे कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट बताई है उसके हिसाब से हमारे स्टेट की रिक्वायरमेंट भी $32 बिलियन के आसपास बनेगी। नेक्स्ट, ये बात संक्षेप में प्रमुख सचिव महोदय के प्रेजेंटेशन में आया था कि हम लोगों ने अर्बन सेक्टर के पूरे इश्यूज़ को 3 बड़े पिलर्स में रखा है। इन पिलर्स पे ही हम अर्बन रिफॉर्म और अर्बन गवर्नेंस और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अपने शहरी क्षेत्र की पूरी इमारत एक तरह से हम तैयार करेंगे। एक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे मेजर इशू है कि शहरों में पीने का पानी, सीवरेज, सड़क और भी ट्रांसपोर्टेशन के इशू, उनको ठीक से कवर करना। जो हेरिटेज है और जो हमारा पुराना शहर आ रहा है उसको ठीक से इंटीग्रेट करना, और नए शहर को हम इस तरह से विकास करें कि वो भी पुराने शहर की तरह डेंस और स्लम में कन्वर्ट ना हो जाए। गवर्नेंस के इशू बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा महापात्रा सर ने भी कहा कि हमारे एक्ट से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए, तो मैं आगे बताऊंगा सर हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। और हमने अपने गवर्नमेंट लेवल पे जो स्ट्रक्चर है उसको, जो हमारे डूडा और सूडा होते हैं उनको, जो अर्बन लोकल बॉडी है जिसकी आबादी 15,000 या 20,000 है, उतने छोटे शहर से लेकर इंदौर या भोपाल जैसे 2 मिलियन साइज़ के शहर में किस प्रकार का कैसा मैन पावर होना चाहिए, स्टेट लेवल सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए, इस दिशा में काफ़ी मेजर स्टेप्स हम लोगों ने लिया है अभी। तीसरा जो इंक्लूसिव ग्रोथ का सब्जेक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए अगर हम सही नीतियाँ नहीं लाएंगे और उनको हम ध्यान नहीं देंगे, तो समाज में न तो संतुलित विकास होगा, न शांति रहेगी, न हम अच्छे नगरीय जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो उनके समग्र रूप से उनके सोशल सिक्योरिटी, उनके हाउसिंग, उनके लाइवलीहुड, सारे इश्यूज़ को कवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब स्ट्रेट अवे हम फिनेंशियल रिफॉर्म्स पे आते हैं। तो ये पिछले 3 सालों का लगभग ये कामकाज है कि हम लोगों ने म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल बनाया है, सभी यूएलबी को इसको उपलब्ध कराया गया है। आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं कि कितनी जगह लागू हुआ। लागू बड़े शहरों में हो गया है, छोटे शहरों में हो रहा है। समय से लगता है कि हमारे कई ऐसे यूएलबी भी हैं जहाँ पे कोई बैचलर ऑफ कॉमर्स भी नहीं है, तो उन जगहों पे भी, लेकिन जो पहले से काम कर रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 10-20 सालों से अकाउंट्स के काम करते हैं उनमें सीखने की क्षमता है तो वो डेवलप हो सके। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम JNURM के अंतर्गत ज़रूरी था और मिशन शहरों को करना था, लेकिन मुझे आपको बताने में खुशी है कि मिशन शहरों ने तो कर ही लिया है। करीब 50 और शहर जिनमें जिला मुख्यालय और 1,75,000 आबादी वाले शहर हैं, उनमें ये काम अलग अलग स्टेज पे है। कहीं लगभग 100% हो गया है, कहीं 80%, कहीं 60%। और हम जो भी काम कर रहे हैं उसका हमारा रीच काफ़ी
बड़ा है। हमारी कोशिश है कि हमारे अधिकांश प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो हों वो 1 या 2 शहर में ना हो करके 50, 100, 200 शहरों में हों, ताकि हम भविष्य में फिर यही काम 20 साल बाद उन शहरों के लिए शुरू नहीं करें। और अभी वहाँ पे ओरिएंटेशन, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और वहाँ के लोगों का उनको अभी से पता चल गया। छोटे छोटे शहरों में ब्यावरा के भी अगर आप स्टाफ से पूछेंगे तो वो डबल एंट्री अकाउंटिंग के बारे में आपको कुछ बता सकता है, इटारसी का स्टाफ बता सकता है या शुजालपुर का स्टाफ बता सकता है। तो हमें 10 साल बाद ये उनके लिए नए तरीके से प्लान नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स और यूज चार्जेस के बारे में काफ़ी काम शुरू किया है। एक स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य संपत्ति कर बोर्ड बनाया है, स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड, और कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट उसके बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो कि मैं हूं अभी। हम लोगों ने पूरे स्टेट के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए, अलग अलग जो रेंज थी टैक्सेशन की और छूट की और एरिया वाइज और रेट वाइज उसको देखा, और जो मेजर 3 इशू हैं उनमें उनको ग्रास्प किया है, उनको हम शेयर कर रहे हैं यूएलबी के साथ। पहला इशू है कवरेज बहुत ख़राब है, सबको पता है, ये कोई नई बात भी नहीं है। कवरेज 30, 40, 50% से लेके 80-85% की रेंज में है। उन सबको हम फेज्ड मैनर में ठीक कर रहे हैं और अलग अलग उनके लिए हम ट्रेजेक्ट्री दे रहे हैं जिससे कि वो 90% को क्रॉस कर सके। दूसरा इशू है एरिया कम लिखा है। मध्य प्रदेश में सेल्फ असेसमेंट पिछले 14 सालों से लागू है एज़ पर लॉ। तो एरिया कम लिखा है, यूसेज गलत लिखा है, मौके पे कमर्शियल है, यहाँ कुछ लिखा है, रेजिडेंशियल लिखा है, स्वयं रहते हैं वो लिखा है। तो हमें जो संपत्ति कर का डिमांड बनना चाहिए वो घट के 30, 40, 50% रह जाता है बिकॉज ऑफ दीज 2 मेजर लॉसेस, कि कवरेज कम है और एरिया कम लिखा है या एरिया का उपयोग गलत लिखा है। और तीसरा होता है वसूली या रिकवरी, जो फिर 30, 40, 50% की रेंज में है। तो अगर हम एब्सोल्यूट एफिशिएंसी निकालेंगे विच इज़ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 एफिशिएंसीज, कवरेज, देन डिमांड और असेसमेंट एंड देन रिकवरी, तो एक्चुअल वसूली बहुत ख़राब शहरों में 15-20% की रेंज में पाई गई है, अच्छे शहरों में 50-60% की रेंज में पाई गई है। इनके लिए भी हम ट्रेजेक्ट्री बना के इनको हम दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और मुझे बताने में फिर खुशी है कि जबलपुर और ग्वालियर जैसे कुछ शहरों ने पिछले 1 साल के अंदर अपनी वसूली लगभग डबल कर ली है। किसी भी बड़े शहर के लिए 1 साल में प्रॉपर्टी टैक्स को डबल करना आसान नहीं है, चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो। तो इसमें हमने काफ़ी हम लोग ठोस काम कर रहे हैं और हम फाउंडेशन ठीक कर रहे हैं ताकि हमारे यूएलबी आसानी से इसको टेकअप कर सके। जी मैम। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड की आपने बात की, 13 फाइनेंस कमीशन हैज एक्चुअली सेड दैट ऑल स्टेट्स, डू यू नो इफ इन मोस्ट अदर्स मेजर स्टेट्स इट ऑलरेडी इज देयर? Or I think 5-6 states it's there. Kerala is there, Andhra it is there. Only 5 or 6? 5-6 states we have the information. Others. Yeah. Okay. They introduced the board. Okay. Now 5-6 states are on board. Achha. Then my question is, we normally. You have also. पारित हो गया लेकिन अभी गठन नहीं हुआ मैम। अच्छा। मैम जो मिश्रा जी बता रहे थे, दैट्स ए गुड थिंग। वेस्ट बंगाल में बहुत पुराना है और इनफैक्ट उनका जो प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड है वही शहरों में संपत्ति कर के रेट्स भी तय करता है। मतलब कलकत्ता या हावड़ा में या मुर्शिदाबाद में या बांकुड़ा में वहाँ की नगर निगम या वहाँ के महापौर रेट तय नहीं करते हैं, वो बोर्ड तय करता है। तो वो दे आर एट ए डिफरेंट प्लेन इन दैट सेंस। वेदर इट इज गुड और नॉट वी डोंट नो सर। हाँ सर वो हाँ उनका मैं जो आइडियल कोई प्रॉपर्टी टैक्स अगर इलेक्टेड बॉडी डिसाइड करे, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस के कारण कभी नहीं डिसाइड कर पाते हैं। तो इसीलिए मोस्ट सिटीज़ में जो सॉल्यूशंस दिया गया है, बहुत सारे राज्य में है, इट्स ए एरिया फार्मूला बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। फॉर एग्जांपल मकान के प्रकार, एक तो मकान का साइज़ के हिसाब से उसका पॉइंट्स आते हैं, इतना साइज़ होने से ये 1 रेटिंग 2, 3 ऐसे। सेकेंडली उसका यूज़ का प्रकार, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। देन थर्ड होता है कि रेंटेड प्रॉपर्टी है कि खुद रह रहा है, अगर खुद रह रहा है कम टैक्स है, जो किसी को रेंट दिया है। थर्ड इज टोटल एरिया एंड ये सब तो फिक्स्ड है, अगर चेंजेस नहीं है। व्हाट चेंजेस इज द रेटेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज बेस्ड ऑन द शेड्यूल ऑफ रेट्स। अगर फॉर्मूला ड्रिवन है तो बैंगलोर में जो बैठता है वो खुद ही जान जाता है कि मेरे को इतना टैक्स पे करना है। डिफरेंस वहाँ ये है और हमारा में है कि हम खुद कैलकुलेट कर देते हैं, बट सिटीजन को पता चलता है इसको क्यों इतना बिल मिला। मेरे ख्याल में यही सिस्टम होना चाहिए, नॉट कि किसी और अथॉरिटी डिसाइड करे। सर हमारे यहाँ जो एक्ट है उसके हिसाब से नगर निगम और नगर पालिका को अधिकार है
तो अभी हम जो जिस स्टेज पे पिछले 1 साल में जो हमने काम किया है कि हम सबको एजुकेट कर रहे हैं और उनके अधिकार को हम ले नहीं रहे हैं। इवेंचुअल रेट तो तय हो रहा है, जैसे सर ने कहा है ABCD मल्टीप्लाई होकर के लास्ट में यू मल्टीप्लाई एन एरिया रेट। नाउ दिस एरिया रेट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग विच इज़ बीइंग डन बाय द ULB, और ये बहुत कम है। पहला स्टेज हमारा ये कि हम सबको ये बता रहे हैं कि ये बहुत कम है। और दूसरा ये इंडेक्स करते हैं कि हाउ ऑफन नहीं करते मैम, इट इज़ रिडिकुलसली लो, बट रिफॉर्म में समय लगता है, हम इसको करेंगे ठीक है। और एक और बात मैंने पूछनी थी कि हम लोग नॉर्मली दोज ऑफ अस हु कम फ्रॉम द आउटसाइड नॉट नोइंग द डिटेल्स, वी ऑलवेज अपलॉड व्हेन वी हियर फॉर्मूला ड्रिवन प्रॉपर्टी टैक्सेस और सेल्फ असेसमेंट, जैसे बेंगलोर में कि द सिटीजन इज़ वेरी रिलीव्ड कि असेसमेंट करके देंगे, ठीक देंगे तो कुछ नहीं होगा। आपने ये कहा कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ सेल्फ असेसमेंट केम बिफोर the system was ready and was therefore a handicap. Am I getting that correct? No ma'am, it's a mix of things. Self assessment came almost together with Patna, what Mr. S.K. Singh did in Patna 96-97. उसमें वही जो एक चीज़ तय करनी थी एरिया बेस्ड वैल्यू, वो तय करने का काम यहाँ ULB कर रही हैं, पर बिकॉज ऑफ रीजन्स नोन टू ऑल ऑफ अस दे आर नॉट एबल टू रिवाइज दिस रेट, एंड द रेट्स आर सो लो that in many towns almost 80-90% property are below that level which are taxable. They are all falling into exempted limits. तो हम उस पे जाएंगे। मैंने अपनी ULB को एजुकेट करने के लिए कुछ इनको फिगर्स बताना शुरू किया है। जैसे फॉर द सेम साइज ऑफ हाउस, आई थिंक खंडवा के लोग मेरे साथ बैठे थे एक दिन, तो हमने उनको बताया था, पर वो डर गए फिगर देख करके। फॉर द सेम साइज ऑफ हाउस और ए शॉप इन खंडवा, द रेट्स इन द सिमिलर साइज टाउन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र it's from 6 times to 15 times of that value. मतलब सर बेंगलुरु को छोड़ दें सर, मैं तो उसी साइज के टाउन की बात कर रहा हूँ। जैसे खंडवा वर्सेस जलगांव, खंडवा वर्सेस सुरेंद्रनगर और राजकोट ऑफ गुजरात, कि एक समान आकार के घर या दुकान की संपत्ति कर जितना खंडवा का है, उसका 6 गुने से 15 गुने ज़्यादा तक गुजरात और महाराष्ट्र में है। तो खंडवा की रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी? और बुरहानपुर की कहानी उससे भी ख़राब है वैसे, लेकिन मैंने खंडवा का स्टडी किया था इसलिए खंडवा का बताया। बुरहानपुर के लोग यहाँ बैठे हैं। बुरहानपुर ने 2001 में एक रेजोल्यूशन पास किया था और पूरे शहर को स्लम डिक्लेयर कर दिया था। ये थोड़ी पुरानी बात हो गई, अब तब से काफ़ी शहर आगे बढ़ चुका है, अब ऐसा शायद नहीं करेंगे ये लोग। तो तो ये जो पॉपुलिस्ट बनने की जो ख्वाहिश है वो हमें कहाँ तक ले जाएगी, वी डोंट नो। बट मध्य प्रदेश में वी हैव क्रिएटेड एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और जो पूल्ड फाइनेंस की मैडम ने बात की है, दिस फंड हैज़ बीन क्रिएटेड हियर। इट्स ए ट्रस्ट मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, and we are in the process of appointing a project development company, PDC, which will be a joint venture with a private company and MPUIF, and this will do the same function that you have envisaged, and it will take care of the pooled finance mechanism thing. Next. Ma'am, on the urban planning front, as you know, the master plans and town plans are being prepared by the separate department called Housing and Environment Department, which has a Directorate of Town Planning Department. There is a Town Country Planning Act 1973, and there are Bhumi Vikas Niyam, which roughly regulates the size of houses and so on. But what we are doing in our department is we have prepared CDPs, which were mandatorily required for only mission cities for all the towns of Madhya Pradesh. ये द्वारा स्क्रूटनी में चल रहा है, पर मेजॉरिटी ऑफ शहर की सीडीपी तैयार हो गई है, जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जिला प्रशासन के लोग, वहाँ के एसडीएम एंड कलेक्टर एंड पुलिस एंड जिला पंचायत, सबके इनपुट उसमें लिए गए हैं। एक चीज़ कि ये जब सीडीपी बनती है तो इसमें नेचुरल कंजर्वेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स फॉर अनलॉकिंग लैंड वैल्यू, वो कुछ इंक्लूडेड हैं कि नहीं? है मैम, सारे हैं। नहीं तो पता है JNNURM 1 में क्या हुआ है कि CDPs तो हैं, पर उनका कोई बैकअप फाइनेंशियल प्लान नहीं है, तो वो फिर पेपर पे रह जाती हैं। मैम, हमने अपने करीब 100 CDPs को वेबसाइट पे डाला है, उसका URL मैं आपको सर्कुलेट करूँगा। I would like you or your experts to go through some of them and suggest if you can improve them further. हमने अपने CDPs को एक वेबसाइट पे डाल दिया है, for anyone can see and suggest.
हाँ, वी हैव एंगेज एक्सपर्ट्स, कंपनी से बनाया है, दे आर ऑल प्रोफेशनल कंपनीज। CDP should also have a unified transportation plan plus this financing plan. So now it is being now updated for almost all the CDPs. That mobility plan and Yes, financial comprehensive plan. mobility plan and financing plan. तो Both have to be included now. तो हो रहा है। Yes. ma'am. Okay. CDP में जो शहर की प्रायोरिटी निकल के आई है उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने नई स्कीम शुरू की है जो इस फाइनेंशियल ईयर में इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसके बारे में मंत्री जी ने बताया था ब्रीफ में। शहरी पेयजल की एक स्कीम है, अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी स्कीम है और सैनिटेशन की तीसरी स्कीम है। हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर के लिए रे की आने की वजह से हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे। नाउ दैट रे इज़ हियर एंड वी नो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कवरेज ऑफ रे, नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर ओन हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर स्कीम, तो उसको हम लोग ला रहे हैं मैम। उसके बाद जोनल डेवलपमेंट प्लान। क्वेश्चन, आपके यहाँ अर्बन ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक ही डिपार्टमेंट में आता है कि नहीं? अर्बन ट्रांसपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट के साथ में है। हाँ। हाउसिंग इज विद हाउसिंग एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। सो देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स बेसिकली, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट। तो बॉडीज लाइक हाउसिंग बोर्ड, डेवलपमेंट अथॉरिटीज लाइक IDAs, BDAs and town planning business, that is with housing environment, but transport and ULBs and all affairs of ULB, they are with our department. नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो हम बार बार कहे जा रहे हैं उनको, अब शायद होगा। हम बहुत शोर डाल रहे हैं। आपका एक है ना, हाँ, योर्स इज अ रेयर एग्जाम्पल, but believe me, it's extremely important. I forgot to mention this in the presence of the minister. पर जब तक वो integrate नहीं होगा तो land use planning and transport and housing and environment will not be looked after together. Let's hope someday it happens, ma'am. यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन हो गया है मध्य प्रदेश में और अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी 5 शहरों में बन चुकी हैं। धीरे धीरे और बड़े शहरों में और जिला मुख्यालय में इनको हम आगे ले जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी हमारी लास्ट स्टेज में है बनने के, वेरी सून होपफुली दिस मंथ इट विल बी इन प्लेस। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग और सर्विसेज के सेक्टर में हम लोगों ने सर्विस लेवल बेंचमार्किंग का काम शुरू किया है। दिस वाज अगेन पार्ट ऑफ डिजायरेबल्स ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। और पिछले 2 सालों से हम लोग पूरे 110 अर्बन लोकल बॉडी के जो पॉपुलेशन के क्रम में सबसे बड़े 110 शहर हैं, विच रफली रिप्रेजेंट अबाउट 80% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, 80% हमारी शहरी जनता इसमें कवर हो जाती है, उसके हम लोगों ने गजट नोटिफिकेशन किए हैं इनके और इनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। How do they compare with the MOUD SLBs जो उन्होंने किया है? वही हैं कि फर्क है? उसी के आसपास हैं। और हम लोग जो मैडम आपने कहा कि रैंकिंग और ग्रेडिंग का काम करें, उसके मेथड्स हम तैयार कर रहे हैं, इट्स अंडर प्रोसेस। और फिर हम लोगों ने जैसे 2-3 ब्रॉड डिसीजन लिए हैं कि हम 15-20 हज़ार की आबादी के शहर को और इंदौर को एक ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। सो वी आर डिसाइडिंग फर्स्ट फ्यू ब्रैकेट्स इन विच दे विल बी कंपेयर्ड, ग्रुप्स होंगे वो, एंड विद इन दोज ग्रुप्स दे विल compete for the quality of service and benchmarking. So categorize them in different city size and the standards are different for different cities. We would like to have that information because that will be very useful for us to propagate. A very good system of analysis. Analysis are the most helpful in this entire process. Okay. हम लोग गुजरात से हम लोग भी सीखने की कोशिश करेंगे उसको कि व्हाट दे हैव डन। इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्लान 10 शहरों के तैयार हो गए हैं और ये प्रोसेस भी शुरू हो गया है। और कैपेसिटी बिल्डिंग का ये भी एक पार्ट था। शुरू में जब हम लोगों ने मीटिंग्स की शहरों के साथ में तो वहाँ के इंजीनियर्स इसको धीरे धीरे ग्रास्प के आज की तारीख में उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। दे अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज़ एंड व्हाई दिस हैज़ टू बी डन। अर्बन सेक्टर की नीड्स को देखते हुए 2011 से हम लोगों ने अपना खुद का
शेड्यूल ऑफ रेट बनाया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, उनसे हमारे नीड्स बहुत सारे मैच नहीं करते थे। तो ऑलवेज देयर यूज्ड टू बी सम बिग गैप बिटवीन व्हाट वाज गिवन इन देयर एसओआर एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ए टाउन, और उसको लेके कई बार कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स होती थी। तो हम लोगों ने अपने एसओआर बनाए हैं और हम इस बार हमने उसको रिवाइज भी कर लिया। सो नाउ आवर एसओआर आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, अपडेटेड एंड दे आर इन यूज। नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग में ये बात अभी हो चुकी है, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं कि हम लोगों ने नए कार्डर बनाए हैं एंड दे आर ऑन द लाइन्स ऑफ IT कार्डर बाकी है, और एक कम्युनिटी वर्क या जो अर्बन पुअर के लिए काम करने वाले हैं उनके कार्डर की भी डिमांड उठ रही है, तो उस पर अभी निर्णय होना बाकी है वो। तो ये 4 कार्डर के तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स इशू हो गए हैं कैबिनेट डिसीजन और प्रोसेस के बाद, और रेवेन्यू कार्डर अभी अप्रूवल में है, सबमिट में है। इसके अलावा पॉपुलेशन को बेस बनाकर और थोड़े से उसमें एब्रेशन होंगे ऐसे शहरों के लिए जो टूरिस्ट टाउन्स हैं, जहाँ बहुत बाहर से लोग आते हैं धार्मिक कारणों से, या कोई वहाँ बहुत बड़े बड़े वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसकी वजह से, उनको छोड़ करके बाकी शहरों के लिए ब्रॉडली एक पॉपुलेशन के बैंड के हिसाब से हम लोगों ने स्टाफ के नॉर्म्स बनाए हैं। और इसी दृष्टिकोण से ULB की रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं, जो नगर निगमों की स्क्रूटनी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कर ली है और वो कैबिनेट जाने वाली है, और नगर पालिका और नगर परिषद जो छोटे वाले निकाय हैं उनकी स्क्रूटनी और डिस्कशन चल रहा है उनके साथ।